नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, इसे साल 1600 में एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश की गई थी। इस कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लंदन में बैठे इसे ऑपरेट करते थे और एक बहुत बड़ी प्राइवेट आर्मी को अपॉइंट किए थे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में ट्रेड को प्रोटेक्ट करने और अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए। EIC ने साल 1757 से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को तब तक लूटा जब तक कि साल 1858 में अराजकता और विरोध की सिचुएशन खड़ी नहीं हो गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना पड़ा और EIC की संपत्ति पर कब्जा करना पड़ा। EIC वो साधन था जिसके द्वारा ब्रिटेन ने एशिया में अपनी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी को कंडक्ट किया और इनमें स्पाइस, टी, टेक्सटाइल, ओपियम और भी कई सारे चीजों से अपने ग्लोबल ट्रेड के थ्रू मिलियंस कमाए। लेकिन इसके अपोजिट भारत और भी गरीब हो गया, एक ट्रेडिंग कंपनी से भी कहीं ज्यादा। अंग्रेज अपने मोनोपोलीज, हार्श ट्रेडिंग टर्म्स, करप्शन और पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते थे। लेकिन जिस समय भारत में मुगलों का सिक्का जमा हुआ था, उस समय अंग्रेज भारत कैसे आए और अपना सिक्का कैसे जमाए और वो कैसे पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया? क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी की इतिहास? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एक रॉयल चार्टर 31 दिसंबर 1600 को द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लिमिटेड जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में बनाया था जिसमें लोग इन्वेस्ट करते थे और अपना प्रॉफिट कमाते थे। ऑल ऑफ कम्बरलैंड की मैनेजमेंट में यह मर्चेंट और इन्वेस्टर को मिलाकर करीब 215 लोग काम करते थे। इस कंपनी को इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा अवार्ड दी गई थी और भारत के साथ ट्रेड करने के लिए एक एक्सक्लूसिव राइट दिया गया। इनफैक्ट कैप ऑफ गुड होप के ईस्ट में सारे ट्रेड्स पर भी मोनोपोली दिया गया था। उस वक्त भारत में मुगल साम्राज्य का सिक्का जमा हुआ था और साल 1609 में सम्राट जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के राजदूत सर थॉमस रॉ सूरत के कोस्टल एरिया में एक ट्रेडिंग पोस्ट और फैक्ट्री सेटअप करने की प्रपोजल रखा और फिर साल 1612 और 1619 के बीच EIC को इसकी परमिशन मिल गई। इसे देखकर बाकी रूलर्स भी EIC को भारत में और ट्रेडिंग पॉइंट सेटअप करने की परमिशन दिए और मछलीपट्टनम, मैड्रास और कलकत्ता पोर्ट भी बने, जिससे कंपनी की पहुंच और पावर लगातार बढ़ती गई। बॉम्बे भी अंग्रेज शासन के अधीन आ गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि इंग्लैंड के चार्ल्स II को बॉम्बे मैरिज गिफ्ट के तौर पर मिला था जब उन्होंने ब्रेगंजा की कैथरीन से शादी की थी जो पोर्तुगल के जॉन IV के बेटी थी और बॉम्बे उस वक्त पोर्तुगल के अंडर था। EIC ने साल 1759 में सारे पोर्ट को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और बाद में पोर्ट का सारा कारोबार बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया और बॉम्बे को मेन ट्रेडिंग सेंटर में बदल दिया। EIC ट्रायंगुलर ट्रेड के लिए जाना जाता था जिसमें भारत में बने प्रोडक्ट, खासकर फाइन टेक्सटाइल के लिए प्रीशियस मेटल का एक्सचेंज करना और फिर स्पाइसेस के बदले इन मेटल्स ईस्ट इंडीज में सेल करना शामिल था। फिर मसालों को लंदन भेज दिया जाता था जहां उनकी कीमत इतनी ऊंची थी कि जो ओरिजिनल मेटल की इन्वेस्टमेंट पर भी प्रॉफिट कमाया जा सके। इसके साथ साथ बाद में नमक, चाय और अफीम का ट्रेड से भी काफी प्रॉफिट कमाया। ब्रिटेन में चाय इतना ज्यादा इंपोर्ट हुआ कि ब्रिटिश चाय पीने वाले देश बन गया और इसकी ट्रेंड नॉर्थ अमेरिका की कॉलोनीज में इस हद तक स्प्रेड हुआ कि उन्हें चाय की इंपोर्ट पर टैक्स देना पड़ा। ज्यादातर टी फार्मिंग सिर्फ चाइना में होती थी, तो EIC ने भारत से अफीम का ट्रेड शुरू कर दिया, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने अफीम पर बैन लगा दी। फिर भी EIC स्मगलिंग के जरिए अपना ट्रेड जारी रखा। इससे एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जिसे चाइना और ब्रिटेन के बीच साल 1839 में द फर्स्ट ओपियम वार शुरू हुई। EIC और भी कई तरह के ट्रेड में शामिल थे जिनमें चीनी मिट्टी के बर्तन, सिल्क, गन पाउडर, नील, कॉफी, सिल्वर और ऊल भी शामिल थे और उसे सी रूट के थ्रू ग्लोबली शिप किया जाता था। कंपनी की ताकत ऐसी थी कि ब्रिटेन में विरोधियों की आवाज उठी कि EIC होम कंट्री की इकोनॉमी से बहुत ज्यादा सिल्वर निकाल रहा था और इंडियन टेक्सटाइल्स का बड़े पैमाने पर इंपोर्ट ट्रेडिशनल इंग्लिश वूल ट्रेड को डैमेज कर रहा था। इसके रेस्पॉन्स में कॉटन इंपोर्ट पर ड्यूटीज बढ़ाना और ऊल के फेवर में लॉ पास करना था जिसकी फैसला 17वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में सुनाया गया था, जिसमें इंग्लैंड में लोगों को ऊल कपड़े के अलावा किसी दूसरे कपड़े में दफनाने पर रोक लगा दी गई थी। लॉ बहुत जल्द आगे बढ़ गया और ब्रिटेन में इंपोर्ट फिनिश कॉटन क्लॉथ पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। लेकिन 18वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ में यह चीज इतनी पॉपुलर हो गई कि इससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का उदय हुआ और EIC दुनिया भर में टेक्सटाइल ट्रेड काफी अच्छे से किया। इस बात की बहुत क्रिटिसिज्म हुई कि EIC का मोनोपोली ट्रेड गलत था और होल ब्रिटिश नेशन के फेवर में नहीं था। इंडिपेंडेंट ट्रेडर द्वारा कई बार EIC को ब्रिटिश कोर्ट में घसीटा गया जो भारत के साथ ट्रेड करना चाहते थे।
लेकिन ईआईसी ने भी बड़ी चतुराई के साथ इसका जवाब कोर्ट में दिया करते थे। ईआईसी के एक और सोर्स ऑफ इनकम था कि अपने टेरिटरीज के अंदर रेंट कलेक्ट करना। ये एक तरह का भाईगिरी जैसा था। जो रेंट नहीं पे कर पाता था उन्हें काफी अत्याचार करते थे। इन शॉर्ट ईआईसी उस टाइम का एक ट्रेडिंग जियांट था और उसके पास दोस्तों से कहीं ज्यादा दुश्मन थे। मुगल एम्पायर्स को इन ट्रेड अरेंजमेंट से कुछ दूसरे बेनिफिट भी हुए। अक्सर ब्रिटिश युद्ध के समय उन्हें अपना शिप्स देते थे और समुद्र में सम्राट को प्रोटेक्ट करने में मदद करते थे। ब्रिटिश और मुगल रिलेशनशिप मराठाओं द्वारा इफेक्टिव हुआ, जिन्होंने 18th सेंचुरी में भारत के साउथ एंड वेस्टर्न रीजन में मुगल्स को चुनौती दी और उन्हें हराया। इसके अलावा जैसे जैसे इंडियन पॉलिटिकल मैप का शेप बदला तो साल 1757 से ईआईसी ने अपने टेरिटरीज को कंट्रोल किया और इफेक्टिवली एक स्टेट के अंदर एक स्टेट बनते चला गया। ईआईसी ने प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स में काफी इन्वेस्ट किया और ब्रिटिश आर्मी के रेगुलर रेजिमेंट को यूज करने के लिए पेड किया। साल 1763 में ईआईसी के पास अकेले बंगाल में 6,680 सैनिक मौजूद थे, जो 1823 तक बढ़कर 1,29,473 हो गए थे। शुरुआत में ईआईसी के सैनिक और ऑफिसर्स कहीं से भी आते थे, लेकिन 1785 के बाद इसे रिफॉर्म किया गया और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही ऑफिसर रैंक दिया गया और ज्यादातर सैनिक की भर्ती भारतीय किसान से की गई थी। इस विशाल सेना ने ईआईसी के ऑफिसर्स को बौना बना दिया, जिसकी संख्या 1830 में लगभग 3500 तक हो गई थी। उस बीच ईआईसी ने कई सारे किले बनाए, द बॉम्बे मरीन नाम से नौसेना बनाए, कॉइन्स बनाए, डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए लाइब्रेरीज बनाए, साथ ही अपनी खुद की अदालत बनाए और उन लोग के लिए जेल भी बनाए जो उसके खिलाफ थे। ईआईसी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने एम्प्लॉयज को थ्रू एग्जामिनेशन इंटरनल सिलेक्ट किया और इंडियंस को ईआईसी से दूर रखा गया। 18th सेंचुरी तक ईआईसी में इन्वेस्टर्स सभी जगह से आए थे। इनमें मैन, वुमेन, नोबल्स, पॉलिटिशियन, मिलिट्री मैन, मर्चेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशंस, फाइनेंसर्स, प्रोफेशनल्स और स्मॉल इन्वेस्टर्स भी शामिल थे। उस समय आमतौर पर इसे जॉन कंपनी कहा जाता था। कई बार इसे गिरावट का सामना करना भी पड़ा, खासकर वॉर की वजह से इसका रिसोर्सेस खत्म कर दिया गया या पर्टिकुलर ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई या फिर करप्शन, स्मगलिंग या पायरेसी से इफेक्टेड हुआ। ईआईसी के पास निश्चित रूप से एशिया में सब कुछ अपने तरीके से नहीं था, क्योंकि दूसरा यूरोपियन पावर भी भारत के ट्रेड एंड रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए रेडी थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी साल 1664 में एस्टेब्लिश हुआ था और उनके पास वेल ट्रेंड आर्मी फोर्सेस थी और इंडियन राइवल रूलर्स के सपोर्ट से वो ईआईसी को चैलेंज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैड्रास 2 बार ब्रिटिश कंट्रोल से फ्रेंच कंट्रोल में आया। साल 1698 में दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिश हुई, लेकिन 1709 में ये पुरानी कंपनी के साथ मर्ज हो गया। नई बड़ी कंपनी को ऑफिशियल तौर पर ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने वाली द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड कहा जाता था, लेकिन सब लोग उसे पहले की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहा। 1764 और 65 में बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईआईसी को बंगाल, बिहार और ओडिशा में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की परमिशन दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था और इनसे इंश्योर हुआ कि कंपनी के पास अपने ट्रेड, ठिकाने, आर्मीज और शिप्स को एक्सपांड करने और प्रोटेक्ट करने की वास्ट रिसोर्स हो। ईआईसी अब भारत में ब्रिटिश एम्पायर का ऑफिशियल एम्पेरियल टूल बन गया था और ये वेरियस ईआईसी सेंटर के बीच ऐसा लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन था जो इसे इंडियन और यूरोपियन राइवल से अलग करता था। रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग ईआईसी के नाम पर एक एम्पायर बनाया, क्लाइव ऑफ इंडिया। उनके मिलिट्री स्किल्स जून 1757 में बंगाल के नवाब की आर्मीज के खिलाफ प्लासी की लड़ाई में देखी गई थी। क्लाइव ने करप्शन कम किया और रेगुलेशंस को बनाया ताकि जो अब तक प्राइवेट ट्रेड था वो ज्यादा से ज्यादा ऑफिशियल ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो गया। फिर भी अब भी आरोप था कि ईआईसी ऑफिशियल्स ब्रिटिश स्टेट के एक्सपेंस पर खुद की वेल्थ बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि क्लाइव भी संदेह के घेरे में आ गए। एक और आरोप था कि ईआईसी चर्चेस और मिशनरीज को फंडिंग देकर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, और ये बात सच था क्योंकि कंपनी ने साल 1813 तक सारे मिशनरीज पर बैन लगा दिया था। रिलीजन्स के अलावा ईआईसी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिसीजन एक होते जा रहा था। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट और 1774 की इंडिया एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईआईसी द्वारा उसके नाम पर मिलिट्री, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल कंट्रोल दिया, लेकिन ईआईसी ऑफिशियल्स अब प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते थे। अब इसमें कोई सवाल नहीं था कि ईआईसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक ब्रांच थी, लेकिन रिलेशनशिप एक डायरेक्शन में नहीं थे।
19वीं सदी की शुरुआत में वेस्टमिंस्टर में लगभग 100 पार्लियामेंट के मेंबर EIC के एम्प्लॉय थे और इसलिए ट्रेडिंग जियांट का प्रभाव ब्रिटेन में पॉलिटिकल पावर के सेंटर में पहुंच गया। वॉरेन हेस्टिंग EIC के इतिहास में एक इंपोर्टेंट पर्सन थे। उन्हें साल 1774 में अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। उनके कार्यकाल में कंपनी ने इंडिपेंडेंट राजकुमारों के साथ कई ट्रीटी अरेंजमेंट्स की और एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल लोगों के लिए छोड़ दिया गया था। एक्चुअल में यह पॉलिसी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थी, लेकिन हेस्टिंग के कार्यकाल में EIC में काफी ग्रोथ देखी गई। हेस्टिंग को इंग्लैंड में तानाशाही माना जाता था और उन पर भी करप्शन का मुकदमा चलाया गया, लेकिन फिर भी उन्हें बरी कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज का एक्सपांड होता गया और 4 एंग्लो मैसूर वार के परिणाम स्वरूप EIC ने और भी ज्यादा टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया। 1793 में बंगाल के टैक्स कलेक्टर को जमींदार बना दिया गया, जो अब अपने किराएदारों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जिसे EIC को दिया जाता था। आइडिया यह था कि EIC के लैंड टैक्स रेवेन्यू को और ज्यादा स्टेबल किया जाए, लेकिन इससे एग्रीकल्चर जीवन शैली पर काफी नुकसान हुआ और लाखों लोगों को कर्ज में डुबा दिया। और ये EIC का प्लान था कि सिविलियंस को तकलीफ बिना पहुंचाए भारत से जितना हो सके उतना धन कैसे निकाला जाए। 1813 की चार्टर एक्ट के हिसाब से नए कब्जे वाली टेरिटरीज पर ब्रिटिश सॉवरेंटी की घोषणा की और भारत के साथ ट्रेड पर EIC का मोनोपोली को ऑफिशियल स्टॉप कर दिया गया। EIC के इतिहास में एक और इम्पोर्टेंट पर्सन अब आता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उन्हें 1828 में गवर्नर जनरल बनाया गया। बेंटिंग भी हेस्टिंग के पॉलिसीज पर उतर आए। एक्सपेंसिव मिलिट्री कैंपेन्स के बजाय ट्रीटीज के जरिए एक्सपेंशन पर फोकस किए। बेंटिंग को उनके सोशल रिफॉर्म्स और 1829 में सती प्रथा को हटाने के लिए भी जाना जाता है। सती प्रथा हिंदू विधवा के लिए अपने स्वर्गीय पति के चिता पर खुद को बलिदान करने की प्रथा थी। 1833 और 1853 चार्टर्ड एक्ट ने EIC के पावर को और कम कर दिया। 1833 में EIC ने चाइना में अपनी मोनोपोली खो दिया और 1853 में भारत में पहली रेलवे और टेलीग्राफ लाइन चालू की गई। 1857 और 58 में मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ने सिपाही विद्रोह का दमन किया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। विद्रोह के कई कारण थे। उनमें भारतीय सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रति भेदभाव से लेकर भारतीय राजकुमारों को अपने टेरिटरीज को अपने दस्तक पुत्र यानी एडॉप्टेड सन को देने की अनुमति ना देना शामिल था। लेकिन इनिशियल स्पार्क इन सिपाहियों से आई थी। सिपाही EIC द्वारा एम्प्लॉय किए गए इंडियन सोल्जर थे। उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपेयर में अपनी कम सैलरी का विरोध किया था। अब तक EIC में लगभग 45,000 ब्रिटिश सोल्जर और 2,30,000 से ज्यादा सिपाही थे। सिपाहियों ने दिल्ली जैसे इंपोर्टेंट सेंटर पर कब्जा कर लिया, लेकिन ओवरऑल कमांड और कोऑर्डिनेशन की कमी और EIC का बेहतर रिसोर्स के कारण उनका पतन हुआ। 1858 में विरोध खत्म होने के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत में EIC के टेरिटरीज पर फिर से कब्जा कर लिया और इसी तरह से ब्रिटिश राज शुरू हुआ। ऑन 1 जून 1874 को पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफिशियली स्टॉप कर दिया और 1877 में रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया और 1947 में भारत को आजादी मिलने तक ब्रिटिश शासन ने भारत से जितना हो सके उतना रिसोर्सेस निचोड़ना जारी रखा। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फीडबैक के लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। नमस्कार।